हाय, माय नेम इज पारुल शर्मा एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे एक स्पेशल कन्वर्सेशन में विद द मैनेजमेंट ऑफ एलन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये कंपनी आईपीओ ला रही है 28 दिसंबर को एंड क्लोज होगा 22 दिसंबर को। आईपीओ का प्राइस बैंड सेट हुआ है एट ₹234 टू ₹247 पर शेयर। आईपीओ का मिनिमम लॉट साइज है 60 इक्विटी शेयर्स। आईपीओ की अप्रोक्सीमेटली साइज है 475 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू है 175 करोड़ का एंड ऑफर फॉर सेल है 300 करोड़ का। आज ये कन्वर्सेशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर संजीव सेठिया, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, एंड मिस्टर आकाश सेठिया, जो कि है हेड ऑफ द स्ट्रैटेजी। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू मैम। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि why should someone invest in Allen Electronics Limited? What makes it special and different from other businesses? So Parul, we think कि Elin is a proxy for the growing consumerization and consumerism in India. जो day to day appliances, LED lighting, fans and appliances के related motors में ग्रोथ आ रहा है, वी आर अ डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ दैट। और हमें ये लगता है कि आगे के टाइम में हम डेफिनेटली 20 से 25% ग्रोथ कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा ग्रोथ है। तो फॉर दीज रीजंस वी फील वी आर अ गुड कैंडिडेट फॉर एन इन्वेस्टमेंट। सर, पहले आप आईपीओ लाने वाले थे 760 करोड़ का, जो कि अब कम होके आ चुका है 475 करोड़ का। तो क्या आप उसके पीछे का पर्पस बता सकते हैं? तो पारुल, जैसे कि आपने कहा, जो 475 करोड़ का आईपीओ है उसमें प्राइमरी कंपोनेंट 175 करोड़ है और ओएफएस कंपोनेंट 300 करोड़ है। 175 करोड़ का जो प्राइमरी कंपोनेंट है उसका यूजेज एज फॉलोज है। उसमें से 90 करोड़ रुपए से हम डेट का रीपेमेंट करेंगे, 40 करोड़ रुपीस का हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे और बैलेंस जो कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए रहेगा। तो दिस इज द कंस्ट्रक्ट ऑफ द 175 करोड़ ऑफ यूजेज ऑफ प्राइमरी मनी। सर, मगर अभी आईपीओ का साइज पहले से कम क्यों हो गया है? मैम देखिए, जब हमने आईपीओ डॉक्यूमेंट लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम फाइल किया था, जो कि डीआरएचपी कहलाता है, उस टाइम मार्केट कंडीशंस कुछ थे, कुछ अलग सेट ऑफ अजम्पशंस के साथ हमने फाइल किया था। अभी जो हमें लीगल एडवाइस मिला अपने लॉयर्स से और बैंकर्स से, उसको नजर रखते हुए हमने ये आईपीओ साइज 475 करोड़ का तय किया है। मिस्टर संजीव, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। फिलहाल आपका प्रेजेंस दोनों जगह पे है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर में एंड ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर में। क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि कौन से बिजनेस सेगमेंट में आपको ज्यादा अच्छे मार्जिन्स मिलते हैं? जी, हमें ओडीएम जो है, ओरिजिनल ओन डिजाइन मैन्युफैक्चर्ड सेगमेंट में बेटर मार्जिन मिलता है 1 से 1.5% तक, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट कैटेगरी। देखिए, ओडीएम सेक्शन में क्या है, जो पूरी प्रोडक्ट की जो डिजाइन है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी सोर्सिंग है, उसकी क्वालिटी, सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। तो इस कारण हमें उस सेगमेंट में बेहतर मार्जिन मिलते हैं। और हमारा अब कंपनी का फोकस भी है कि हम अपने ओडीएम बिजनेस को बढ़ाएं, क्योंकि ना तो खाली बेहतर मार्जिन मिलते हैं, पर उसमें जो ग्रोथ की स्पीड है वो भी तेजी आ जाती है, बिकॉज वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम मल्टीपल कस्टमर्स को ऑफर कर सकते हैं। तो एक प्रोडक्ट से आप मल्टीपल कस्टमर्स के साथ जुड़ सकते हैं और डेफिनेटली आप अपना मार्केट साइज भी बढ़ा सकते हैं। तो दोनों फायदे हैं, बेटर मार्जिन्स एंड फास्टर ग्रोथ। जैसे कि आपने अभी बताया कि आप प्लान कर रहे हैं कि आप आपका ओडीएम शेयर ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो उसी के ऊपर एक फॉलोअप क्वेश्चन है कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी है उसको इंक्रीज करने के लिए? जी देखिए, हमने अपने जो बिजनेस वर्टिकल्स में हमने आइडेंटिफाई किया है कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हम ओडीएम स्फीयर में हम ऑफर कर सकते हैं, और उसके तय हम क्या करें। तो दो हमारे मेजर सेक्शंस हैं जहां पे हम ओडीएम प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। एक तो हमारे जो फैन का डिवीजन है वो है, और दूसरा हमारा स्मॉल अप्लायंस का डिवीजन है। फैन में हम क्या कर रहे हैं कि हम अलग अलग तरह के फैन का डिजाइन करके, प्रोडक्ट की प्रोटोटाइपिंग करके और उसको हम तैयार कर रहे हैं।
और उसके बाद हम अलग बहुत सारे जैसे हमारे कस्टमर्स हैं, सिग्निफाई है, उषा है, क्रॉम्पटन है इत्यादि, उनके पास जा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे पास तैयार है, आप इसको टेस्ट करके मार्केट कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारे स्मॉल अप्लायंसेस में स्पेशली मिक्सर ग्राइंडर्स, ड्राई आयंस, जहाँ पे हमारे को बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, वहां पे भी हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। और जो आजकल जो ई कॉमर्स वाले साइट्स हैं जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, रिलायंस रिटेल इत्यादि, ये है, इनके पास भी हम जा रहे हैं कि भाई ये मिक्सर ग्राइंडर या ड्राई आयन हमारे पास अब तैयार है, अच्छा बेहतर पदार्थ है, और इसको आप अपने ई कॉमर्स चैनल के थ्रू अपने ब्रांड पे आप रिटेल कर सकते हैं। तो ये दो मेन स्ट्रैटेजी है कि हम अपने ओडीएम बिजनेस शेयर को बढ़ाएं। How do you plan to stay ahead of the competition and आप आपका मार्केट शेयर कैसे इंक्रीज करेंगे कंपटीशन के वाइस वर्सा? तो देखिए, कंपटीशन से आगे रहने के लिए ना सबसे ज्यादा इनोवेशन पे बहुत फोकस होना चाहिए। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली इनोवेट, माने आपको नए नए प्रोडक्ट्स, नई टेक्नोलॉजी लेके आनी पड़ेगी। अब हमारे बिजनेस में है ना, बैठने की या 2 मिनट सांस लेने की फुर्सत नहीं है आपको, बस यू हैव टू बी ऑन योर टोज जैसे बोलते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बदल रही है, स्पेशली अगर आपने एलईडी लाइटिंग जो हमारा एक मेन सेगमेंट है उसमें, तो टेक्नोलॉजी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स काफी आ गया है उसमें, तो बहुत तेज टेक्नोलॉजी बदल रही है। तो आपको जो भी आज के दिन पूरे दुनिया में कहीं पे भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है नए टाइप के चिप्स के ऊपर, तो उन कंपनियों के साथ आपको आपका संपर्क बना रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आज से 1 साल या 2 साल बाद क्या नया आने वाला है, नहीं तो क्या होगा, हो सकता है आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो गलत जगह हो जाए। तो मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा इनोवेशन पे बहुत फोकस होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस होना चाहिए, और साथ साथ में जो प्रोडक्शन करने की जो का तरीका है उसमें भी बहुत बदलाव आ रहे हैं, मशीनें आ रही है जिनकी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो आपको राइट टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना है, और वापस एक बार कहूंगा कि इनोवेट करते रहना। जैसे हम देख रहे हैं इंडिया में एक नया ट्रेंड आ रहा है प्रीमियम प्रोडक्ट्स का, तो क्या आपके वर्टिकल्स में प्रीमियमाइजेशन भी है? बिल्कुल, देखिए आपको दोनों पे फोकस करना पड़ेगा। प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे क्या है, एक आपका एक ब्रांड इमेज बनता है और आपको डेफिनेटली मार्जिन भी थोड़े बेटर मिलते हैं, बट वॉल्यूम्स इतना नहीं है। इंडिया में अभी भी मार्केट जो है वो यू कैन से बेस मॉडल के लिए है, और बिजनेस टर्नओवर ड्राइव करने के लिए आपको बेस मॉडल पे भी फोकस करना होगा। तो हम प्रीमियम प्रोडक्ट पे, जैसे फैंस में भी अब बीएलडीसी एक सेगमेंट है जो एनर्जी एफिशिएंट है, उसकी जो कॉस्ट लागत है वो डेफिनेटली नॉर्मल से ऊपर है। तो हम अपने रेंज में हम माने जो भी आप ओडीएम प्रोडक्ट पे जा रहे हैं, हम एक रेंज लेके आ रहे हैं जिसमें प्रीमियम भी है, मिड भी है और इकोनॉमी भी है। तीनों मॉडल्स हैं, सो दैट कि वो हर तरह के ग्राहक को अट्रैक्ट करे। सर, अभी फिलहाल आप आपके लेवल पे कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, तो आगे जाके क्या ये कोई प्लान है? नहीं, सिंपल शब्द में कहूंगा अभी कोई प्लान नहीं है। बेसिकली देखिए, हमारी स्ट्रेंथ है प्रोडक्ट डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग, और उसका प्रोडक्शन। तो हम अपने स्ट्रेंथ पे ही फोकस करना चाहेंगे। सेल्स एंड मार्केटिंग एक एकदम अलग ब्रांच है, उसके लिए अलग स्किल सेट्स चाहिए। और जो हम जिस तरह से हम देखते हैं इसको, जो हमारे आज के हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, वो हमारे सबसे बड़े स्ट्रेंथ है। हमारे पास इंडिया के और विश्व के मार्की कस्टमर्स हैं। अगर हम अपने खुद के ब्रांड पे प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमारे को अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के तरह ना देख के कॉम्पिटिटर्स के तरह देखने लग जाएंगे। तो हम नहीं चाहते हैं कि जिस बेस पे हमने अपना बिजनेस जमाया है और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, हम उसको हिलाएं। हमारे पास और बहुत सारे प्रोडक्ट वर्टिकल्स हैं, हम नए नए प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं जिससे हमारा बिजनेस ग्रो करे। हम अपने कस्टमर्स को अपने कॉम्पिटिटर नहीं बने, हमारा ये प्लान है और हमारा फोकस है कि हम अपने कोर स्ट्रेंथ पे ही आगे बढ़े। मिस्टर आकाश, क्या हम हमें बता सकते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं दैट विल ड्राइव द ग्रोथ फॉर द कंपनी इन रेवेन्यू एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स? बिल्कुल पारू जी, मैं ये कहूँगा कि हमारे 3 सेगमेंट है जिसमें हम काफी अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे जाके। फर्स्ट सेगमेंट जो है वो फैंस है। तो जैसा कि संजीव जी ने कहा, फैंस में हम नए नए प्रोडक्ट्स और नए टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स ला रहे हैं जो इस क्वार्टर और अगले 2-3 क्वार्टर में मार्केट में हिट करेगा वाया आवर कस्टमर्स। हम ऑफकोर्स अपने ओन ब्रांड में काम नहीं करते। तो सबसे पहला सेगमेंट फैंस हमने बताया। दूसरा सेगमेंट है स्मॉल अप्लायंसेस का। तो स्मॉल अप्लायंसेस के विद इन हम ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट में काफी ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं, जिसमें हम काफी अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
और जो तीसरा सेगमेंट है वो है फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स का, जिसमें भी हम एक नया बड़ा सेगमेंट जो कि एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री है उसके मोटर्स में एंटर कर रहे हैं। तो उसमें भी हम काफी अच्छा ग्रोथ हमें नजर आ रहा है। तो हमारा मानना ये है कि ये जो 3 सेगमेंट जो मैंने आपको बताया, इससे हमारा ग्रोथ रेवेन्यू में ड्राइव होगा। फिलहाल आपके पास वन ऑफ द बेस्ट मार्जिन्स है अमोंग द लिस्टेड पीयर्स, जो कि अराउंड अभी आपका 7% है। तो क्या आप वही 7% आगे जाकर भी रख सकते हैं? बिल्कुल मैम, देखिए हमारा मानना ये है कि अगर आप किसी भी कस्टमर को एक प्रोडक्ट ऑफर करता है तो कस्टमर 3 चीज देखता है। नंबर 1 है कॉस्ट, नंबर 2 है क्वालिटी, नंबर 3 है टाइमली डिलीवरी। अगर आप ये 3 फैक्टर्स को कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हो तो हमारा मानना ये है, और हमने ये देखा है कि कस्टमर आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। तो नंबर 1 जो कॉस्ट है, हमारा मॉडल जो है दैट इज अ वेरी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड नेचर मॉडल। यानी कि ऑल द और मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स और सब असेंबलीज दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट हम खुद उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, ना कि खाली असेंबली करते हैं। तो दैट एंश्योर्स कि वी आर नॉर्मली द लोएस्ट और क्लोज टू द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर, because we are doing everything or largely everything in house. We have a larger control on the quality of the product, and needless to say we are reliable in terms of timely delivery. तो ये 3 रीजन है जिससे हमारा मार्जिन भी अच्छा रहता है, कस्टमर्स हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। और हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो हम हमेशा 7 से 8% एबिटा मार्जिन मेंटेन कर पाए हैं। हमारा मानना ये है कि ना ही हम ये मार्जिन मेंटेन कर पाएंगे, बट हम कोशिश करेंगे कि हम इस मार्जिन को बढ़ा भी पाए। आपकी कंपनी फिलहाल बहुत हाईली डिपेंडेंट है ऑन द टॉप 10 कस्टमर्स फॉर द सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द रेवेन्यू। आई थिंक अराउंड 77 to 80% टॉप 10 कस्टमर्स से आता है। तो क्या इन फ्यूचर में आप आपका ये डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं? मैम, मैं ये कहूँगा कि हमने डिपेंडेंसी काफ़ी हद तक कम कर भी दिया है। अगर आप फॉर एग्जांपल हमारे टॉप 5 कस्टमर्स देखिए 2 साल पहले, सो अगर आप FY20 के नंबर्स देखोगे तो हमारा जो टॉप 5 कस्टमर का रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन था वो करीब 70 से 75% के बीच में था। अगर आप हमारे लास्ट ईयर के नंबर्स देखोगे जो FY22 के नंबर्स है, उसमें हमने उसको ऑलरेडी 70 से 75 से 60 से 65 कर चुके हैं हम। और हमारा ये प्लान है कि हम आगे जाके इसको और भी कम करेंगे। हमारी जो इंटरनल टारगेट है वो ये है कि हम उसको 50% के आसपास ला पाए। आप आपकी इन्वेंट्री और वर्किंग कैपिटल किस तरह से इफेक्टिवली मैनेज करते हैं? मैडम, मैं सबसे पहले तो आपसे कहना चाहूंगा कि हमारा जो टोटल वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो नेट 60 डेज का साइकिल है, जिसमें रफली 30 डेज 30 से 40 दिन इन्वेंट्री होता है, करीब करीब 60 दिन रिसीवेबल्स होते हैं जो कि डेटर्स है, और बैलेंस 30 से 40 दिन वापस क्रेडिटर्स होते हैं। तो अगर आप हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेंट्री साइकिल देखोगे तो हमने लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल साइकिल देखोगे तो हमने करीब करीब इन्हीं आंकड़ों के आसपास हमने मेंटेन किया है। और आगे जाके हम कोशिश करेंगे कि हम इसको घटा भी पाए और इसमें और कुछ बेटर भी कर पाए, बट जरूर 60 दिन से ज्यादा नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल का उम्मीद हम नहीं करते। सर, आने वाले 3 सालों में आपके क्या कैपेक्स के प्लान्स हैं? मैम, मैं ये कहूंगा कि अगले 2 से 3 साल में करीब करीब 60 से 70 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंटल केपेक्स का उम्मीद है। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑलरेडी पिछले 3 सालों में हमने 100 करोड़ रुपए से ऊपर का केपेक्स हम कर चुके हैं। तो लार्ज पार्ट ऑफ द केपेक्स इज ऑलरेडी डन। और आगे के सालों में जो करंट बिजनेस सिचुएशन है उसको नजर रखते हुए हमें नहीं लगता है कि 60 से 70 करोड़ रुपए से ज्यादा केपेक्स में लगेगा। That's it from my side. Thank you, sir, for giving us your valuable time, and I wish you and your company very best for the IPO. Thank you so much. थैंक यू मैम। Thank you.